आज की दूसरी कवर स्टोरी। जी हां, पहले नेपाल में सियासी अस्थिरता पैदा हुई और अब यही हालात फ्रांस में बनते दिखाई देने लगे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियों का भयंकर विरोध हो रहा है। सड़कों पर भीड़ कब्जा कर रही है, जगह जगह आगजनी है। हालात को काबू में करने के लिए हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट हमने देखा और ये बिल्कुल वही पैटर्न है जिसका सफल एक्सपेरिमेंट आप एक तरह से कह सकते हैं नेपाल में हुआ है। पहले सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर लोगों को सड़कों पर उतारा गया और फिर वही हुआ जैसा हम बीते 48 घंटे में नेपाल में देख रहे हैं। अब लगभग वही हालात अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो फिर पेरिस के भी बन सकते हैं। बहरहाल मैक्रो सरकार की स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं दिख रही है। नेपाल में 2 दिन बाद भी बवाल अभी थमा नहीं है। आज वहां पर थोड़ा सुशीला कार्की को, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने एक तरह से अपना बातचीत के लिए नेता चुना है। तो इससे ये उभर कर सामने आ रहा है कि शायद वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन हो जाए, बातचीत वहां पर आगे बढ़ जाए और फिर हम एक आध दिन में वहां पर शांत होती हुई चीजों को देखें। लेकिन अभी फ्रांस में तो उबाल शुरुआत ही इस उबाल की हुई है। तो आखिर हो क्या रहा है, फ्रांस नेपाल पब्लिक में उबाल क्यों? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका। गुड इवनिंग सर। नेपाल पे काफी कुछ बात हुई है, मैं आऊंगा सर उसके अपडेट्स पर भी, लेकिन फिलहाल हमें यकायक ये जो पेरिस में हुआ है इसका बैकग्राउंड समझाएं और इसका मायने समझाएं कि वहां एग्जैक्टली हुआ क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। कुछ चीजें जो दोनों में मिलती हैं, नेपाल में और फ्रांस में। वो ये, एक तो ये आर्थिक मंदी, और उसके साथ साथ ये जो लगातार राजनीतिक अस्थिरता है, इन दोनों की वजह से लोगों के अंदर आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता है। और फिर क्योंकि आज लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर वक्त जुड़े हुए हैं, और सूचना का गलत सूचना का प्रसारण इतनी तेजी से फैलता है कि वो जो धीमी धीमी एक तरह से आंच पर आक्रोश बनता हुआ नजर आता है, वो अचानक विस्फोट की तरह, वो चाहे नेपाल में जैसा आपने देखा वैसे ही आज से फ्रांस में भी शुरू हो गया है। और इतना आक्रोश कि वहां की सरकारों को चिंता होती है कि वो टिक पाएंगी या नहीं। वहां की पुलिस प्रशासन को, सेनाओं को चिंता होती है कि क्या वो कानून व्यवस्था बना पाएंगी, नहीं बना पाएंगी। और उसमें मोटे तौर पे एक के बाद एक उदाहरण में हम ये देखते हैं कि शायद जो राजनेता हैं वो आज जमीन पर, सड़क पर, स्ट्रीट में क्या सोच है, क्या तकलीफ है, वो या तो समझ नहीं पा रहे। तो या तो ये इग्नोरेंस का मामला है या फिर ये एरोगेंस का मामला है कि उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जब आक्रोश फटता है एक तरह से, तो चीजें काबू से बाहर होती हुई नजर आती हैं। आज आपने तस्वीरें फ्रांस की भी देखी होंगी कि किस तरह से वहां भी आगजनी के एक के बाद एक उदाहरण सामने आ रहे हैं। और नेपाल में तो लगातार हमने तीसरा दिन आज देखा कि कितना उथल पुथल लगातार वहां भी हुई है। नेपाल में सरकार गिर चुकी है। तो ये क्या तकनीक का जो रोजमर्रा के शामिल होना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम, चाहे वो आजीविका के नजरिए से लोग आज इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रदर्शन, विरोध और प्रोटेस्ट करने के नजरिए से उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर पूरा एक नरेटिव घड़ने में, सच्चा या झूठा, उसमें सोशल मीडिया का तो उसका कोई रेगुलेशन नहीं होता, कोई उसमें इतने देखने वाला नहीं होता कि जो सूचना जा रही है, जो सूचना कंज्यूम करते हैं वही सूचना प्रोड्यूस भी कर रहे हैं पहली बार। नहीं तो लेगेसी मीडिया में आप देखें कि सूचना का प्रसारण करने वाले अलग थे और सूचना का फायदा उठाने वाले, या उसका कंजम्पशन करने वाले अलग लोग होते थे, जैसे आपके टेलीविजन के दर्शक हैं जिस तरह से। पर सोशल मीडिया में कोई भी कभी भी कुछ भी कह सकता है, और इसलिए मुझे लगता है कि उसको समझने में थोड़ा समय लोगों को कम मिलता है। इसलिए लगातार यदि किसी तरह का आक्रोश सोशल मीडिया पर बढ़ता है और जो खाई है वो बढ़ती जाती है बीच में, कि देखिए कुछ लोग बहुत अमीर हैं, बहुत संसाधन है उनके पास, बड़ा अच्छा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, मुश्किल में हैं, मंदी में हैं। तो ये जो खाई है वो ऐसे ही सोशल मीडिया में और बड़ी होकर नजर आती है और आक्रोश और बढ़ता है। तो ये चाहे श्रीलंका हो 2022 में, बांग्लादेश हो 2024 में, और आज के दिन में नेपाल और फ्रांस की हम बात कर रहे हैं,
ये कुछ चीजें तो एक जैसी ही नजर आती हैं, और उनके मुझे लगता है समाधान भी एक चीज हमने दोनों ढूंढने में की देखा सर, मिलकर एक कोशिश चीज होनी में चाहिए। हमने नेपाल में भी देखा कि वहां पर भी 17 साल में 14 सरकारें देख चुका है देश, एक तरह से थक चुका है बार बार सरकारों को बदलना। और यही चीज हमने फ्रांस के प्रदर्शनकारियों ने भी कहा कि बार बार ये लोग प्रधानमंत्री को बदल रहे हैं, बार बार चेहरे बदल दे रहे हैं। उन चेहरों के बदल देने से जो सरकार की जो क्षमता है वो पर्दे के पीछे नहीं छिपा सकते हैं आप। तो ये बार बार सिर्फ लीपापोती कर देना और डिलीवरी ना करना। ये हाँ। वो भी देखें, एक ही जैसे में फ्रांस में अभी पिछले 12 महीने में ये तीसरे नियुक्त किए गए हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर सेबास्टियन लेकॉक प्रधानमंत्री बनेंगे वहां 12 महीने में तीसरे। उसके पीछे कारण साफ है कि वहां भी देखें कि स्नैप इलेक्शंस जुलाई या जून में पिछले साल, और उसके बाद भी जो मैंड किसी भी दल को या किसी दलों के गुट को, फ्रांस में जैसे संसद में 500 से हैं, उसमें सबसे बड़ा गुट जो है जिसको न्यू पॉपुलर फ्रंट कहते हैं, उनके पास केवल 182 सदस्य हैं। दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, गुट है, उसको अंसाम्बल कहते हैं, उनके पास 168 168 है। और तीसरा रीअसेंबलमेंट नेशनल जो है, उनके पास 143 है। तो मतलब ये कि किसी भी एक दल को या दलों के गुट के पास सीधी मैंडेट नहीं है कि वो एक सुदृढ़ सरकार बनाकर नीतियों को आगे ले जा सकें। और जब सरकार एक तरह से स्थायी नहीं होती है तो चिंताएं और बढ़ जाती हैं। अब फ्रांस का ही देखें कि जो कर्ज है फ्रांस का, वो आज यूरोपियन देशों के यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में सबसे ज्यादा है, और तेजी से बढ़ा है पिछले 5 साल में। 110% उनके जीडीपी का आज उनका कर्ज है एक तरह से। और आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति वहां के एमेनुअल ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बजट में टैक्स कट दिए जाएं, और टैक्स कट को उनकी भरपाई करने के लिए वो जो वेलफेयर स्कीम्स है वहां की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, उसमें करीब करीब 44 अरब यूरो का एक तरह से बजट कट्स की बात हो रही थी। तो उससे भी बड़ा आक्रोश हुआ, और हाल ही में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, और प्राइम मिनिस्टर फ्रांसुआ बैरू को इस्तीफा देना पड़ा उसके बाद। तो ये जो लगातार राजनीतिक अस्थिरता है और आर्थिक मंदी है, वो जमीन पर लोगों को एक तरह से निराश, हताश और कुछ हद तक फिर आक्रोश उसका सामने आता है। नेपाल में भी वही हाल है। वहां भी देखें कि लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि पूरा माहौल जो है वो करप्शन का हो गया। तो वो कल्चर ऑफ करप्शन की बात करते हैं, और राजनेता करप्शन ऑफ कल्चर की बात कहते हैं, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है हमारे कल्चर को करप्ट कर रहा है। तो आपस में तालमेल ही नहीं है कि किस तरह का आपका आपकी धारणाएं क्या है कि जमीन पर हो क्या रहा है। क्या कल्चर ऑफ करप्शन समस्या है या करप्शन ऑफ कल्चर समस्या है, ये अपने आप में ही पहले तय नहीं हो पा रहा। तो ये जो बढ़ती हुई खाई है जमीन पर, रोजमर्रा के जीवन में लोग जिस तरह का जीवन यापन करते हैं, और राष्ट्र के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, या जीते हैं, या नीतियां बनाते हैं। और यदि अस्थिरता के बदले चलते आप देखें बार बार ये नेतृत्व में बदलाव होता है ना, तो परियोजनाएं भी आप पूरी तरह से बढ़ाकर आगे तक नहीं ले जा सकते। इसलिए और भी मुझे लगता है अस्थिरता एक तरह से सामने आती है। कभी कभी उससे आप देखें कि करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है, या अव्यवस्था को तो बढ़ावा मिलता ही है। तो उसके चलते कुछ चीजें हैं ऐसी जो आज नेपाल और फ्रांस में आप कह सकते हैं कि एक जैसी हैं, पर उसमें बड़ा फर्क ये है कि पश्चिमी देशों में बहुत से जो विशेषज्ञ थे वो अक्सर ये जो सड़क पर प्रदर्शन करने वाली जो तस्वीरें हैं, ये कम विकसित देशों से ये हम अक्सर देखते हैं। वो फर्क आज है। आज फ्रांस को विकसित देश अब मानते हैं, G7 गुट का वो सदस्य है शुरू से। तो विकसित देशों में भी ये वही समस्या सामने उभर कर नजर आती है आज, जो आप देखें कि कम विकसित जब विकासशील देशों में समस्या नजर आती है। तो ये एक तरह से विश्व स्तर पर एक नया एक तरह से पूरा परिप्रेक्ष्य उभर कर सामने आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जिसका सही मुझे आपने कहा। लगता है कि और ठीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश भी की कोई जैसे जैसी हमने बांग्लादेश में स्थिति देखी
कि एक लंबे प्रोटेस्ट के बाद और एक लंबा, जैसा आपने कहा कि एकदम पक रहा था ये, उसके बाद हमने देखा कि सत्ता का एकदम ऐसा नया स्वरूप, नए नए चेहरे, अनप्रिडिक्टेबल चेहरे जिनको कभी सोचा भी नहीं था कि ये राजनीति में होंगे, और यंगस्टर्स और सबका मिक्स। तो उसी तरह से संभवतः नेपाल में भी हमको देखने को मिले, सुशीला कार्की को वहां पर बातचीत के लिए अपना नेता चुना गया प्रदर्शनकारियों की ओर से, लेकिन बहुत सारे नाम जो यंगस्टर्स के हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो सर वहां का तो स्वरूप धीरे धीरे हमको हमारे सामने आ जाएगा, बट फ्रांस का जाते जाते आखिर में यही बता जाइए कि आखिर में, क्योंकि वहां पर 18 सितंबर से अब इंटर यूनियन स्ट्राइक होने वाली है, कहा यह जा रहा है कि वहां पर प्रोटेस्ट अब और ज्यादा बड़े होंगे, और ये जो ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट ये जो चल रहा है ये आगे और बड़ा स्वरूप ले सकता है। तो क्या आगे फिर क्या परिणति होगी सर? मैक्रों को जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, या आप देख रहे हैं कि अनस्टेबिलिटी के बीच में वो रास्ता निकाल लेंगे? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो कार्यकाल है वो उसको चिंता नहीं, हालांकि उनका जो एक तरह से साख है उस पर चोट लगती हुई नजर आती है। विदेश नीति में भी वो देखें कोई सफलता नहीं उनको मिली है, क्योंकि बहुत कोशिश उन्होंने की यूक्रेन वॉर को बंद कराने की, उनको सैन्य सहायता भेजी और वित्तीय सहायता भी दी, यहाँ तक बात की कि शायद फ्रांस सैनिक भी भेज सकता है, पर हुआ नहीं कुछ वहां। तो विदेश नीति में वैसे ही उनके अपने अपने अंदरूनी जो कोशिश है आर्थिक मंदी से उभरने की, उसमें भी कोई तो एक साख पर लगातार चोट है, पर उनके कार्यकाल में फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि उनके कार्यकाल को बीच में छोड़ के उनको इस्तीफा वगैरह देना पड़ सकता है। हाँ, उनकी जो संसद है उसमें उथल पुथल लगातार होती रहेगी, पर आप बड़ा मुद्दा ये देखें कि आज पूरे दुनिया में एक जो अलग चीज हो रही है वो ये, जिसको हम अंग्रेजी में डी आइडियोलॉजाइजेशन कहते हैं। तो जो पहले जितनी भी राजनीति होती थी दुनिया भर में, उसमें आइडियोलॉजी बहुत अहम होती थी, तय करती थी कि किस तरह की सोच बनेगी, क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे। आज देख रहे हैं फ्रांस में आप कि जो एक ब्लॉक एवरीथिंग जिसको हम कहते हैं, ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट जो फैल रहा है पूरे अलग अलग शहरों में, पूरे देश में, वो उसको पहले हम एक तरह से राइट विंग मूवमेंट मानते थे, विद्यार्थियों का, अध्यापकों का, वर्कर्स यूनियंस वगैरह का। उसमें अब सिविल सोसाइटी, एनजीओ, सभी लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां भी एक सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी का जो एक तरह से रोल है, एक तरह से वो ये जो राइट्स हो रही हैं, उसको मैं प्रदर्शन नहीं कहूंगा, वो अभी जिस तरह से आप आगजनी के किस्से देख रहे हैं, वो पूरे देश में एक तरह से सभी आम जनमानस उसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए आप देखें कि करीब 80,000 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हो चुके हैं फ्रांस में। 6,000 केवल पेरिस शहर में ही हैं। फिर भी आगजनी के किस्से आप देखें कि वो काबू में नहीं हो पा रहे हैं। 300 से ज्यादा लोग मैंने पढ़ा जब लास्ट तो अरेस्ट हो चुके थे, 130 से ऊपर पेरिस में अरेस्ट हो चुके हैं। तो लगातार ये चीजें काबू से बाहर हो जाना, और कानून व्यवस्था अपने आप में, चाहे वो सेना हो या पुलिस हो, वो ना उसको बना के रख पाए जी, तो ये एक तरह से सैलाब है, एक तरह से आक्रोश का, बिल्कुल सर। जो अचानक विस्फोट की तरह फैलता है, और एब्सोल्युटली, उसको काबू करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली सर। और हम उसका बार बार जिक्र भी करते हैं 2010-11 का जो अरब स्प्रिंग, जो मोहम्मद बouazizi की ट्यूनीशिया में, जो मोहम्मद बouazizi की मौत के बाद जो अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग जो लहर उठी थी, उसने कितने आसपास के देशों को अपनी चपेट में लिया। और अभी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा सर ने बताया कि न सिर्फ छोटी अर्थव्यवस्थाएं, उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, बल्कि विकसित राष्ट्रों में भी इस तरह के हालात हैं कि लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज जो CGI BR गवई की टिप्पणी आई है भारत को लेकर, वो उचित है, सर्वथा उचित है, और मौजूद है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। आप उठा के देख लीजिए कि किस तरह से हमारे यहाँ एक ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के पक्ष में ही सब लोग गोलबंद हैं, लामबंद हैं। विपक्ष भी आवाज़ें उठाते रहा है, लोग भी आवाज़ें उठाते रहे, लेकिन हमारी जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं वो हमेशा एक मैच्योर कुशन का काम करती हैं। इसीलिए हम अपने आसपास जो कुछ भी होता हुआ देखते हैं उसमें स्वाभाविक रूप से हमें गर्व अपने पर जरूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला सर, और फ्रांस से लेकर नेपाल तक ये जो आउटरेज है, ये बवाल है, इसका एक सार गर्भित विश्लेषण दिया। धन्यवाद सर आपका वक्त निकालने के लिए।